अबू धाबी के स्वामीनारायण मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण कोई आम भाषण नहीं था। एक मुस्लिम देश में इतना भव्य मंदिर बनने का क्या मतलब है, इसका असर आज नहीं कई साल बाद दिखेगा। जिस बीजेपी सरकार को लेकर, जिन मोदी को लेकर समाज और सियासी दलों का एक वर्ग ये इमेज बनाने की कोशिश करता है कि वो एंटी मुस्लिम है, अबू धाबी में बना ये मंदिर उन सबको जवाब है। मोदी ने यहां भी अयोध्या में बने राम मंदिर का जिक्र किया। कुछ साल पहले तक कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक अरब कंट्री में एक भव्य मंदिर बनेगा और उस मंदिर में जब राम मंदिर का जिक्र होगा तो जय श्री राम के नारे लगेंगे। लेकिन यहां न सिर्फ ये मंदिर बना, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने बसंत पंचमी के मौके पर इसका उद्घाटन भी कर दिया। मोदी ने कहा कि बसंत पंचमी के मौके पर मां सरस्वती की पूजा का दिन है। सरस्वती को विद्या की, ज्ञान की देवी माना जाता है और भारत ने यूएई में आईआईटी की ब्रांच खोलकर भारत और यूएई के बीच विद्या का सेतु बनाने का काम किया है। यूएई में बना यह मंदिर, इस मंदिर के उद्घाटन के मौके पर दी गई मोदी की स्पीच और उस पर बजी तालियां दोनों देशों के बीच सौहार्द को मजबूत करने में बड़ा रोल निभाएंगी, क्योंकि यूएई एक अहम अरब मुल्क है और आज वहां मंदिर का उद्घाटन करके प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सामने भारत और सनातन धर्म की एक बहुत पॉजिटिव इमेज पेश की है। यह मोदी की बहुत बड़ी कामयाबी है। अब कल जब मोदी भारत वापस आएंगे तो किसान आंदोलन को लेकर एक अच्छी खबर मिल सकती है। आज किसान आंदोलन का दूसरा दिन है। दिल्ली के बॉर्डर आज भी सील हैं। हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर किसान और पुलिस के बीच संघर्ष आज भी हुआ। लेकिन अच्छी खबर यह है कि किसानों ने सरकार की बातचीत की पेशकश स्वीकार कर ली है। किसान आंदोलन के दूसरे दिन आज इस बात की उम्मीद जगी कि शायद इसका कोई समाधान निकल आए। दिल्ली जाने की जिद पर अड़े किसान नेता अब सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हो गए। कल चंडीगढ़ में शाम 5 बजे मोदी सरकार के मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच तीसरे दौर की बातचीत होगी। इससे पहले आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसानों से बात कर रहे तीनों मंत्रियों से मुलाकात की और उनसे अब तक का अपडेट लिया। शाम को सरकार की तरफ से एक बार फिर किसानों के पास बातचीत का प्रस्ताव भेजा गया, जिसके बाद कल तक आर पार की बात कर रहे किसान नेताओं के सुर आज थोड़े नरम दिखे, लेकिन उन्हें भड़काने वालों की कोशिशें जारी हैं। पंजाब सरकार के मंत्री हों या फिर कांग्रेस के नेता, इनकी तरफ से इस तरह की बयानबाजी की जा रही है कि किसान और सरकार के बीच बातचीत ना हो पाए। किसानों के मुद्दे पर आज किस तरह सियासत हुई, यह हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं शंभू बॉर्डर पर आज क्या हुआ। किसान आंदोलन के दूसरे दिन शंभू बॉर्डर आज भी जंग का मैदान बना रहा। किसानों और हरियाणा पुलिस के बीच रुक रुक कर झड़प होती रही। आज भी किसानों की तरफ से पत्थर और पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लेकिन हरियाणा पुलिस ने आज भी किसानों को पंजाब से हरियाणा में दाखिल नहीं होने दिया। किसानों पर काबू पाने के लिए अभी तक पुलिस ने सिर्फ टीयर गैस का इस्तेमाल किया है और फिलहाल पुलिस की यह कोशिश काफी हद तक कामयाब भी दिख रही है। आंदोलन और हंगामा कर रहे किसानों पर टीयर गैस फायर करने के लिए गन के अलावा ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। हालांकि टीयर गैस बरसा रहे इन ड्रोन्स को बेअसर करने के लिए प्रदर्शनकारियों ने तमाम तरीके की तरकीबें अपनाई। ड्रोन्स को उलझाने के लिए पतंगे उड़ाई, टीयर गैस के शेल्स पर पानी डालकर, भीगे हुए जूट के बोरे डालकर बेकार करने की कोशिश की गई, लेकिन सारी तरकीबें नाकाम हो गईं। पुलिस ने ड्रोन्स की मदद से किसानों पर लगातार टीयर गैस के शेल्स दागे। हालांकि टीयर गैस का मुकाबला करने के लिए आज किसानों ने भी तैयारी की थी। प्रदर्शनकारियों ने मुंह पर गीले कपड़े बांधे हुए थे। आंखों में जलन ना हो इसके लिए बहुत से किसानों ने स्विमिंग ग्लासेस पहन रखे थे। कुछ लोगों ने तो गैस मास्क का भी इंतजाम कर रखा था। इसके साथ साथ आज बहुत सारे ट्रैक्टर्स में पानी के टैंकर लगाकर लाए गए थे। पाइपों के जरिए दूर दूर तक पानी पहुंचाने का इंतजाम किया गया था। जैसे ही टीयर गैस के शेल गिरते, उस पर पानी डालने की कोशिश होती जिससे धुआं ना उठ सके, गैस को फैलने से रोका जाए। आंदोलनकारी अनाज भरने वाले हजारों जूट के बोरे लेकर आए थे। उन्हें भिगा कर रखा गया था। किसानों ने चेहरे पर मिट्टी का लेप लगाया जिससे गैस के कारण जलन ना हो। यानी प्रदर्शनकारियों ने हर तरीके का फॉर्मूला अपनाया, लेकिन इससे भी किसानों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। ट्रैक्टर के ऊपर जो है ये पानी के टैंकर जो है वो रखे गए हैं। पाइप्स जो हैं वो लगाई गई हैं। आज आप ये देखिए, ये पाइप्स हैं, ये लगाई गई हैं। दरअसल ये सब जो है ड्रोन जब धुआं छोड़ता है तो उससे कैसे बचा जाए और उससे पानी की बौछार जो है वो की जाएगी। ये तमाम जो इंतज़ाम है ये आज के यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर किए गए हैं।
और एक जो चिकनी मिट्टी होती है उसका लेप भी यहाँ पर काफ़ी लोगों ने अपने फेस पर किया है ताकि ये जो उसका जो असर है वो कम हो जाए। बहरहाल अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अब आज जो है किसान आर पार की लड़ाई के मूड में यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लिहाजा जो बोरियां हैं उनको किया जा रहा है। किसान इस बात पर अड़े हैं कि किसी भी कीमत पर दिल्ली पहुंचेंगे और सरकार ने तय कर लिया है कि पंजाब के किसानों को हरियाणा से आगे बढ़ने देना नहीं है। इसलिए दोनों तरफ से जोर आजमाइश जारी है। शंभू बॉर्डर से लेकर पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र और बहादुरगढ़ समेत हरियाणा के कई शहरों में जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम और बैरिकेडिंग की गई है। सीमेंट के बड़े बड़े बोल्डर रास्ते में रखे गए हैं, कई जगह गड्ढे भी खोदे गए हैं। किसान भी इन चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके आए हैं। कई ट्रैक्टरों को कुछ इस तरह मॉडिफाई कर दिया गया है कि वो हल्की फुल्की बैरिकेडिंग को तोड़ सके। ट्रैक्टरों के आगे लोगों ने एंगल लगा लिए हैं। कई ट्रकों के आगे उस तरीके के ढांचे लगाए गए हैं जैसे जेसीबी मशीन में होते हैं। लेकिन पुलिस के इंतजाम के सामने ये मॉडिफाइड ट्रैक्टर फिलहाल बेबस दिखाई दे रहा है। किसानों का कहना है कि पुलिस की तरफ से रोड पर रखे गए बोल्डर्स को हटाने के लिए जेसीबी मशीनें बनाई गई हैं। सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, किसान दिल्ली जाकर ही दम लेंगे। लोहे का सारा लोहे का है। हाँ जी, बैरिकेड तोड़ देगा छड्डेगा नहीं। छोड़ेगा नहीं। हाँ जी, ये ट्रैक्टर मॉडिफाई किया गया है और इसीलिए क्योंकि आगे जो बैरिकेड है पुलिस ने बड़े बड़े बैरिकेड लगाए हुए हैं, बोल्डर है वहां पर, तो इस तरह की जो चीजें हैं इसमें नजर आ रही है। और ये भी हालांकि ये है तो ये भी मजबूत, लेकिन ये इस स्थिति में नहीं कि बैरिकेड को तोड़ सके। जावेंगे आज टप जाएंगे, आज टप देंगे, वड्डियां मशीना ला के ना तोड़ देंगे। जेपीसी लेके अच्छा जेसीबी से जेसीपी से लेकर आवेगा ना आदमी, उसको लेकर के फिर भाग तोड़ के बॉर्डर बिल्कुल तोड़ के जो ना कंध तोड़ी है लगाइए। हरियाणा की सरकार और पुलिस किसानों को आगे बढ़ने से रोक रही है और पंजाब की सरकार किसानों को आगे बढ़ने के लिए उकसा रही है। पंजाब के मंत्री कुलदीप धालीवाल ने कहा कि लोकतंत्र में आंदोलन करना, अपनी बात सरकार तक पहुंचाना ये किसानों का हक है, उन्हें दिल्ली जाने से रोकना गलत है। कुलदीप धालीवाल ने कहा कि चंडीगढ़ में जब किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों की मीटिंग हुई तो पंजाब सरकार की प्रतिनिधि के तौर पर वो भी इस बैठक में शामिल थे। केंद्र के मंत्रियों के रुख से लगा कि वो किसानों की समस्या का समाधान करने को लेकर गंभीर नहीं है। जब सरकार के साथ उनकी बातचीत हुई थी तो तब सरकार ने माना था कि हम इसको लागू करेंगे, तो नहीं लागू किया। 2-3 साल हो गए तो हमने बोला, बहुत समझाया उनको, मंत्रियों को, भाई इनकी जो मांग है और सही मांग है और किसानी का बड़ा बुरा हाल है और हमें जो करना चाहिए, तो वो बात बढ़ नहीं पाई। उन्होंने 1-2 बार दिल्ली बात भी की, पीयूष गोयल जी मीटिंग से उठ के भी गए, बात भी की। तो हमने भी, हमारा भी जो प्रयास था कि आप इतना ही मान लो, पर क्योंकि सरकार की, केंद्र सरकार की अपनी एक पॉलिसी है, तो वो नहीं बने तो गल टूट गई। तो हमें बड़ा दुख लगा, क्योंकि जो आज हो रहा है शंभू बॉर्डर, तो हम चाहते नहीं थे कि ऐसा हो। देखिए, हम चाहते नहीं थे, पर सबसे जो सर मेरे को बुरा लग रहा है, सबसे, कोई बात नहीं, संघर्ष होते हैं, धरने होते हैं, लोग रैली मुजाहरे करते हैं, हमने भी पूरी जिंदगी की है, स्टूडेंट लीडर थे, तो ऐसे चलता रहता है। पर किसानों को दिल्ली जाने रोकना सर, ये बहुत गलत बात है। दिल्ली हमारी राजधानी है, हम देश की राजधानी में जाके किसान अपनी बात रखनी चाहते हैं। पंजाब की सरकार ने आज एक और कारनामा किया। हरियाणा पुलिस से कहा गया कि किसानों पर टीयर गैस के शेल्स दाग रहे ड्रोन्स पंजाब की सीमा में एंटर नहीं करने चाहिए। पंजाब सरकार के इस रुख से हरियाणा सरकार भड़क गई। आज हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज ने तो 2 टूक शब्दों में कह दिया कि पंजाब सरकार की मिली भगत से ही किसान नेता दिल्ली कूच करने का प्लान बना रहे हैं। अनिल विज ने कहा कि हरियाणा पुलिस के एक डीएसपी और 25 पुलिस वाले किसानों की पत्थरबाजी से जख्मी हुए हैं, एक पत्रकार भी घायल है। अगर हरियाणा पुलिस पर हमला करने वाले लोग पंजाब में भाग जाएंगे तो फिर उनका पीछा वहां तक किया जाएगा। अनिल विज ने पूछा कि क्या पंजाब कोई दूसरा देश है जहां का बॉर्डर हरियाणा पुलिस पार नहीं कर सकती। एमएसपी की रिपोर्ट 2004 में आ गई थी, तब कांग्रेस की सरकार थी। 10 सालों में इनकी पार्टी ने क्यों नहीं किया?
सिर्फ भड़काने के लिए ऐसे बयान देना ये ठीक बात नहीं है। और मुझे तो बहुत हैरानगी लग रही है कि पंजाब सरकार ने नोटिस जारी करा है कि हमारी सीमा में ड्रोन मत भेजो। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया। अगर हमारी पुलिस को मार के कोई पंजाब में भाग जाएगा तो क्या हम उसके पीछे जा नहीं सकते? क्या उसको हम पकड़ नहीं सकते हैं? और अमृतसर से ये जत्थे चले, आपने रास्ते में एक भी जगह रोकने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब ये है कि आप दिल्ली को दहलाना चाहते हो। आप दिल्ली में दोबारा चाहते हो कि लाल किले के ऊपर अपमानित किया जाए, दोबारा डांस किया जाए। अनिल विज की बात में दम तो है। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां किसान आंदोलन का समर्थन कर रही हैं। आज राहुल गांधी ने एक घायल किसान से फोन पर बात की। कांग्रेस भी लगातार इनके सपोर्ट में बयानबाजी कर रही है। राहुल गांधी ने कल कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। आज कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रचार कर रहे थे, तब उन्होंने किसानों से एमएसपी का वादा किया था, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला यू टर्न एमएसपी के मुद्दे पर ही मारा। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि सरकार किसानों को उनकी फसल की लागत से 50% ज्यादा एमएसपी दे ही नहीं सकती। दिग्विजय सिंह तो इस पूरे मामले में एक नया एंगल लेकर आ गए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकार ने जिन 3 मंत्रियों को किसानों से बातचीत करने के लिए भेजा है, उनमें से पीयूष गोयल तो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर हैं। वो तो किसानों की बजाय उद्योगपतियों का ही हित देखेंगे, ऐसी बातें करेंगे जिससे कारोबारियों को फायदा हो। मोदी गारंटी की बात रोज हम भाजपा के विज्ञापन में, केंद्र सरकार के विज्ञापन में, मध्य प्रदेश शासन के विज्ञापन में सुनते हैं मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी। अरे मोदी गारंटी हुई थी, किसानों के साथ बैठ के चर्चा हुई थी और उसमें यह तय हुआ था कि वो एमएसपी का कानून बनाएंगे। यह तय हुआ था कि जिन पर केसेस बने हैं वो समाप्त किए जाएंगे। यह तय हुआ था कि जो लखीमपुर केरी में किसान आंदोलन के नेता की हत्या की थी, निर्मम हत्या की थी, उसके खिलाफ मंत्री जी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुछ नहीं हुआ। ऐसी जो मांगे थी उनको मांग लेना चाहिए था, लेकिन उनसे चर्चा करने के लिए भी चयन किसका किया मोदी जी ने? कॉर्पोरेट अफेयर्स के मंत्री जी को, जो कि पूरे देश के कॉर्पोरेट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका की वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें है कि किसानों का शोषण होता रहे। किसान कानून जो लाए थे उसके खिलाफ। तो पीयूष गोयल जी को किसानों से चर्चा करने के लिए लगाया गया, ये तो हद ही हो गई ना। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी नेता कल से ही किसानों के सुर में सुर मिलाकर ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार को एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करनी चाहिए। इसका जवाब आज सरकार की तरफ से आया। सरकार ने कहा कि जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तब भी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग की गई थी, लेकिन तब मनमोहन सिंह सरकार ने यह मांग ठुकरा दी थी। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि किसान आंदोलन को देखकर ऐसा लग रहा है कि समस्या सुलझाने की बजाय इसे और जटिल करने की कोशिश है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि ऐसा करने से किसी का भला नहीं है, आम आदमी को भी परेशानी हो रही है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार किसानों के साथ पूरी सहानुभूति से बात कर रही है। उनकी कुछ मांगें मान भी ली गई हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले हैं उन पर तुरंत फैसला होना मुमकिन नहीं है और किसानों को यह समझना चाहिए। समस्याएं सुलझाने के बजाय उन समस्याओं में और जटिलता लाने की कोशिश, ये किसी समस्या का समाधान नहीं है। इससे आम आदमी को परेशानी हो रही है और आम आदमी को परेशानी ना हो इसकी चिंता निश्चित रूप से जो भी अपने आप को सांगठनिक इकाई के रूप में मानते हैं कि हम किसी संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, तो इस बात की चिंता करना जरूरी है। मैं निवेदन करूंगा सारे किसान संगठनों से, जो भी इस समय इस तरह की बातों को लेकर, जिससे कि
समस्या का समाधान के रास्ते मजबूत हो सकता है, उसके अनुसार पहल करें। हमने कहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के काम हैं उसको हम त्वरित गति से निष्पादित करते हुए लोगों को हम ये भरोसा देना चाहते हैं कि उसमें कहीं सरकार पीछे नहीं है। अर्जुन मुंडा हालात को जटिल बनाने की जो बात कह रहे हैं उसमें किसानों की तरफ से की जा रही नई नई मांगे शामिल हैं। किसानों की कई मांगे तो ऐसी हैं जिस पर केंद्र सरकार एक तरफा फैसला कर नहीं सकती। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल भी कहा था कि किसान नेता जिस तरह से नई डिमांड्स रखते जा रहे हैं उन पर चर्चा करने में वक्त लगेगा, इसलिए किसान नेताओं को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। आज किसान संगठनों को भी ये बात समझ आ गई। अब कल शाम 5 बजे चंडीगढ़ में किसान नेताओं और सरकार के बीच तीसरे दौर की मीटिंग होगी। इस बैठक में भी सरकार की तरफ से अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय ही शामिल होंगे। देखिए, आज सुबह हमने जो कल अनुराग ठाकुर जी ने बोला और इधर से भी कुछ संदेश हमें कल रात मिला था और उसके बाद हमने वार्ता करने का मन बनाया और सबसे पहले हमने 2 फोरमों में वार्ता की। बेशक पोजीशनें ठीक नहीं थी। उसके बाद में हमने पूरे आंदोलन के सभी लोगों से वार्ता की कि आज हम बिल्कुल पीसफुली रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। आपने सुना होगा। और उसके फैसला करके लोगों से मैंडेट लिया कि अगर सरकार वार्ता करना चाहती है तो हमें वार्ता करनी चाहिए, आप इजाज़त देते हैं। लोगों ने इस बात की इजाज़त दी। तो आज देखेंगे कल वाली मीटिंग में क्या निकलता है। जिस तरह की मीटिंग में प्रस्ताव आएगा अपने दोनों फोरमों में सोचेंगे और उसके बाद आगे की बात करेंगे। सरकार 2 दिनों से लगातार किसान संगठनों से बात कर रही है। कल फिर 3 मंत्री चंडीगढ़ जाएंगे, किसानों से बात करेंगे। किसानों की 12 में से ज्यादातर मांगे सरकार मान चुकी है। फिर भी दिल्ली को घेरने की बात करना, दिल्ली के रास्तों को ब्लॉक करना, ये कैसे ठीक है? सड़कें बंद हैं, इंटरनेट बंद है, बच्चों के एग्जाम हैं, इससे हर किसी को मुसीबत होती है। इम्तिहान का वक्त है, बच्चों पर इसका असर पड़ता है। किसान नेता ये बात समझें, क्योंकि अब विरोधी दलों के नेता किसानों के संगठनों के समर्थन में बयान दे रहे हैं, किसानों को उकसा रहे हैं। चुनाव सामने खड़ा है, इसलिए ये इंप्रेशन भी जा रहा है कि किसान संगठन चुनाव के मौके पर सियासी चालों का मोहरा बन रहे हैं। अब ये ना तो किसानों के हित में है, ना किसान संगठनों के। इसीलिए किसान नेताओं को जिद छोड़कर सरकार के साथ बात करनी चाहिए और कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे उनका सम्मान भी बना रहे और आम लोगों की मुसीबत खत्म हो। अब बात करते हैं राज्यसभा चुनावों को लेकर हो रही हलचल की। क्योंकि कल ही नॉमिनेशन की लास्ट डेट है, इसलिए आज राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, बिहार और उड़ीसा में ज्यादातर उम्मीदवारों का ऐलान हो गया। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने आज राजस्थान से राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल भी कर दिया। जयपुर में नामांकन के वक्त सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अशोक गहलोत और राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कांग्रेस के सारे बड़े नेता मौजूद थे। सोनिया गांधी आज सुबह ही दिल्ली से जयपुर पहुंची और नामांकन दाखिल करने के बाद वापस दिल्ली भी आ गई। राजस्थान से कांग्रेस का एक उम्मीदवार राज्यसभा का चुनाव जीत सकता है, इसलिए सोनिया का चुना जाना तय है। इंदिरा गांधी के बाद सोनिया गांधी नेहरू गांधी परिवार की दूसरी मेंबर होंगी जो राज्यसभा की सदस्य बनेंगी। 1964 में इंदिरा गांधी राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। राजस्थान की यह सीट मनमोहन सिंह का कार्यकाल खत्म होने पर खाली हुई है। सोनिया गांधी को कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल यहां से राज्यसभा चुनाव लड़ने का ऑफर था, लेकिन उन्होंने चुना राजस्थान को। अशोक गहलोत ने कहा कि सोनिया अब राज्यसभा में राजस्थान का रिप्रेजेंटेशन करेंगी, ये राज्य के लिए गर्व की बात है। गहलोत ने कहा कि सोनिया राजस्थान के लिए कोई बाहरी नहीं है, वो यहां के चप्पे चप्पे पर जा चुकी हैं। राजस्थान के लोगों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। तो मैं गर्व है कि जिसने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया हो वो एक महान नेता, और कि वो किसी राज्य में जाके बन सकती थी राज्यसभा मेंबर, उन्होंने चयन किया अगर राजस्थान का। आज ये खबर पूरे देश में, दुनिया में जाएगी कि सोनिया गांधी जी जो महान नेता देश की, वो उन्होंने राज्यसभा में राजस्थान से जाने का चयन किया है। तो आप सोच सकते हो राजस्थान का जो राजस्थान की चर्चा देश की दुनिया में होगी आज, वो आएंगी। तो मैं समझता हूँ कि योजनाएं तो भारत सरकार, एनडीए गवर्नमेंट आज बनी हुई है,
उनके भी कान खड़े होंगे। सोनिया गांधी जी का रिश्ता एज ए राज्यसभा मेंबर राजस्थान से हैं, तो हमारी कोई योजना होगी, हम दबाव बनाएंगे केंद्र पर, राज्य पर, उस पर भी हमें इमदाद मिलेगी उनके औरा का, ये मैं कह सकता हूँ। अशोक गहलोत को जवाब दिया राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने। उन्होंने कहा कि गहलोत कितनी भी सफाई दें कि सोनिया बाहरी नहीं है, लेकिन हकीकत तो दुनिया जानती है। सीपी जोशी ने कहा कि अच्छा होता कांग्रेस राजस्थान के ही किसी नेता को राज्यसभा में भेजती, लेकिन इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने हमेशा बाहरी उम्मीदवार ही राजस्थान पर थोपा है। कांग्रेस में तो वैसे भी अब तक का इतिहास आप देखो तो अधिकांश राज्यसभा के सदस्य बाहर ही आए हैं। मुझे लगता है यहाँ कांग्रेस पार्टी को स्थानीय लोगों पर उनकी योग्यता दिखती नहीं है, इसलिए कहीं न कहीं हर बार बाहरी लोगों को यहाँ प्रत्याशी बनाया जाता है। लेकिन चूंकि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, मैं इसमें ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन अच्छा होता कि स्थानीय लोगों को वरीयता देते। सीपी जोशी ने तो सिर्फ सोनिया के बाहरी होने की बात कही, लेकिन सोनिया के बहाने गांधी परिवार और कांग्रेस पर सबसे तीखा हमला किया बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने। दरअसल सोनिया गांधी 2004 से रायबरेली से सांसद चुनी जाती रही हैं। उत्तर प्रदेश से वो कांग्रेस की इकलौती सांसद है। गौरव भाटिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस साफ हो गई है। सोनिया जानती हैं कि बीजेपी इस बार यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतेगी, इसलिए जैसे राहुल गांधी अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए थे, वैसे ही सोनिया भी यूपी छोड़कर राजस्थान चली गई। ये जनता का भय है। जब आप लूट खसोट करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और जनता का सामना नहीं कर सकते हैं, तो जनता सुनिश्चित कर देती है। और खासकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहूंगा, आपने सुना होगा ऑटो वाली पार्टी है, 3-4 सदस्य होते हैं। अब तो कांग्रेस स्कूटी वाली पार्टी भी नहीं रही है। और बोरिया बिस्तर पैक करके गांधी परिवार उत्तर प्रदेश छोड़ के इसलिए चला गया है क्योंकि वो जानता है कि 80 में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में आने जा रही हैं। पहले राहुल गांधी हारे थे अमेठी से, वो भाग गए थे। अब सोनिया गांधी जी डर के मारे उत्तर प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश से नामांकन भर रही हैं। मजे की बात यह है कि 24 घंटे पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को भी बीजेपी ने राज्यसभा भेजने का फैसला कर लिया। हालांकि महाराष्ट्र में राज्यसभा का चुनाव अब इंटरेस्टिंग है। यहां 6 सीटों पर चुनाव होना है और 7 उम्मीदवार मैदान में है। बीजेपी ने आज महाराष्ट्र से 3 राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान किया, जिनमें से 2 मराठवाड़ा रीजन के नांदेड़ से हैं। पहले अशोक चव्हाण और दूसरे डॉक्टर अजीत गोपछड़े। बीजेपी की तीसरी कैंडिडेट है मेधा कुलकर्णी। अजीत पवार ने भी आज प्रफुल्ल पटेल को अपनी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतार दिया है, जबकि एकनाथ शिंदे की पार्टी ने कांग्रेस छोड़कर आए मिलिंद देवड़ा के नाम का ऐलान किया। कांग्रेस ने चंद्रकांत हंडोरे को अपना उम्मीदवार बनाया है। गौर करने वाली बात यह है कि हंडोरे को कांग्रेस विधान परिषद चुनाव में भी उतार चुकी है, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। तब कांग्रेस के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। अभी तक कांग्रेस के पास 1 सीट जीतने के नंबर थे, लेकिन अशोक चव्हाण के इस्तीफे से मामला फंस गया है। राज्यसभा का टिकट मिलने के बाद अशोक चव्हाण ने आज कहा कि इतनी जल्दी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए बीजेपी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करते हैं। चव्हाण बोले उन्होंने अपने कांग्रेस छोड़ने की वजह भी साफ साफ बता दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ना कोई फ्यूचर है, ना कोई विजन है। जनता का मूड बीजेपी के साथ है, इसीलिए अपना राजनीतिक भविष्य बचाने के लिए उन्हें यह फैसला लेना पड़ा। मेरे जैसे व्यक्ति को तुरंत उन्होंने एक ताकत देने के हिसाब से, काम करवाने के हिसाब से मुझे राज्यसभा में उन्होंने मुझे मौका काम करने का यहाँ पर इरादा उनका घोषित किया है। और मैं भी मेरी तरफ से जो भी अनुभव आज मुझे है राज्य के प्रशासन में, मैं पहले भी सांसद रह चुका हूँ लोकसभा में 2 बार, उसका पूरा फ़ायदा भाजपा को और ख़ास करके जो देश की जनता की अपेक्षाएं हैं उनका आवाज़ बुलंद करने के लिए निश्चित तौर पर सभागृह में, हाउस में उठाऊंगा। एक सरकार भाजपा की आज है, कल भी रहेगी, और उस सरकार के द्वारा लोगों के जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने में मुझे कामयाबी मिलेगी। जो मूड ऑफ द नेशन है, राजनीति में पल्स ऑफ द पीपल, ये समझना ज़रूरी है।
लोगों का रुझान किस तरफ है ये समझना ज़रूरी है। मुझे लगा देश का रुझान आज भाजपा की साथ है, लोग भाजपा के साथ जाना चाहते हैं। तो कोई भी चीज़ रुझान के खिलाफ में जाकर कितनी कामयाब हो सकती है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। तो मुझे लगा यहाँ बेटर अपॉर्चुनिटी होती है, यहाँ काम करने का मौका भी मिल सकता है। आज जो बदलते हालात है उसके देखते हुए महाराष्ट्र की तैयारियाँ ये कितना चैलेंज स्वीकार करती है, ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा। अशोक चव्हाण ने अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर लिया, लेकिन कांग्रेस अभी आधार में है। पहली मुश्किल तो अपने विधायकों को बचाने की है। कांग्रेस को अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी के विधायकों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर 15 फरवरी को स्पीकर शरद पवार गुट के विधायकों की सदस्यता खत्म कर देते हैं तो मामला और फंस जाएगा। तीसरी दिक्कत यह है कि विधानसभा में अगर उद्धव की पार्टी के विधायकों को शिंदे की शिवसेना का व्हिप मानना पड़ गया तो कांग्रेस के उम्मीदवार का जीत पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि नाना पटोले इससे इनकार कर रहे हैं। पटोले ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि कांग्रेस उम्मीदवार जीतेगा, कोई विधायक अशोक चव्हाण के साथ नहीं जाएगा। नाना पटोले ने कहा कि अशोक चव्हाण को राज्यसभा का टिकट देना बीजेपी के उन वर्कर्स के साथ धोखा है जो सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मेरे को सबसे बड़ी चिंता बीजेपी की हो रही है कि बीजेपी के लाखों कार्यकर्ता ने, उनको भी अच्छा दिन मिलेंगे, देखने को मौका मिलेगा, इसके लिए काम किया। बीजेपी देश की नहीं तो दुनिया की बड़ी पार्टी है, इस तरह की बातें बीजेपी के नेता करते हैं। क्या बीजेपी के पास ऐसे कोई सक्षम नेता नहीं थे कि जो जिनको दूसरे पार्टी से लाकर उनको राज्यसभा का टिकट देने का इनको समय आना? क्योंकि बीजेपी के पास लीडरशिप नहीं है। बीजेपी के पास लीडरशिप खत्म हो गई, इसलिए दूसरे पार्टी के नेताओं के ऊपर डाका डालकर उनको अपने पार्टी में लेना और उनको पार्टी का टिकट देना, तो उनका स्वभाव का, बीजेपी की स्वभाव का परिचय है, पूरे देश को दे दिया उन्होंने। महाराष्ट्र के साथ बीजेपी ने गुजरात के 4 राज्यसभा उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बार गुजरात से राज्यसभा जाएंगे। नड्डा के अलावा गोविंद भाई ढोलकिया, मयंक भाई नायक, जसवंत सिंह सलाम सिंह परमार को बीजेपी ने गुजरात से राज्यसभा का टिकट दिया है। इसके अलावा बीजेपी ने मध्य प्रदेश से माया नारोलिया, उमेश नाथ, केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन और बंसीलाल गुर्जर को मैदान में उतारा है। आज बीजेपी और कांग्रेस ने जिन नेताओं को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया उससे एक चीज क्लियर है, बीजेपी और उसके सहयोगी दल ऐसे नेताओं को राज्यसभा भेज रहे हैं जो दूसरे दलों से एनडीए में आए हैं। बीजेपी चाहती है कि ऐसे नेताओं को राज्यसभा में सेट कर दिया जाए, उनके प्रभाव वाले इलाकों में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेताओं को उतारा जाए। बीजेपी ने अपने कई सीनियर नेताओं को भी दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया है। शायद पार्टी चाहती है कि इन्हें लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाए। बात कांग्रेस की करें तो उसकी कोशिश अपने बड़े नेताओं को सुरक्षित तरीके से राज्यसभा पहुंचाना है। इस वक्त कांग्रेस की सियासी जमीन जिस तरह कमजोर हुई है, वैसे में अगर सोनिया गांधी या पार्टी का कोई बड़ा लीडर लोकसभा चुनाव हार जाएगा तो पार्टी के मोराल पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इसीलिए ऐसे नेताओं को राज्यसभा भेजा जा रहा है। वैसे राज्यसभा चुनाव को लेकर आज अखिलेश यादव को भी थोड़ा झटका लगा। उत्तर प्रदेश से बीजेपी के 7 राज्यसभा उम्मीदवारों ने आज नॉमिनेशन फाइल कर दिया। यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के अलावा यूपी बीजेपी के इंचार्ज जय पांडा भी इस मौके पर मौजूद थे। यूपी से बीजेपी ने सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह, तेजवीर सिंह, साधना सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत और नवीन जैन को उम्मीदवार बनाया है। खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए उम्मीदवारों के सिलेक्शन में जातिगत समीकरणों के संतुलन का पूरा ध्यान रखा गया है। नामांकन के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी ने अगड़ी पिछड़ी सभी जातियों के लोगों को आगे बढ़ाया, सारे वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया। इसके बाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीडीए की बात करने वाले सिर्फ परिवार की बात करते हैं। राज्यसभा में जो चयन किया है राष्ट्रीय नेतृत्व ने, वो सामाजिक समीकरण का एक शानदार गुलदस्ता है, जिसमें अगर अगड़ी जाति से देखो तो ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, और पिछड़ी जाति से देखो तो उसमें एक बिंद समाज से आने वाली हमारी बहन है, एक मौर्य समाज से आने वाले हमारा भाई है और एक पटेल समाज से आने वाले हमारे आरपीएन सिंह जी हैं।
तो एक चौधरी हमारे तेजवीर जी जाट समाज से आने वाले हैं। तो भाजपा शानदार समीकरण का सामाजिक समीकरण का गुलदस्ता लेकर के चुनाव, पीडीए फ्लॉप है, पीडीए साफ है, सपा साफ है, वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ऐसा लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य ने जानबूझकर जातियों के संतुलन की बात की, पीडीए की बात की। दरअसल समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर खुली बगावत कर दी है। पल्लवी पटेल अपना दल कमीरावादी की नेता हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। पल्लवी पटेल का कहना है कि अखिलेश यादव पीडीए कहते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के लिए जो उम्मीदवार उतारे हैं, ना उनमें कोई पिछड़ा है, ना कोई दलित है, ना अल्पसंख्यक है। इसीलिए उन्होंने फैसला किया है कि राज्यसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट नहीं करेंगी। जया बच्चन जी उत्कृष्ट अभिनेत्री हैं, विदुषी महिला हैं, लेकिन पीडीए कहाँ है? दूसरे जो व्यक्ति हैं वो सरकारी क्लर्क हैं। उनके बारे में जो जानकारी है वो यही तो है कि जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे उस दौरान उन्होंने पिछड़ों का त्रिस्तरीय आरक्षण लागू नहीं होने दिया। और आज हम बाध्य हो रहे हैं कि हम ऐसे ही लोगों को जिन्होंने पिछड़ों के हितों का हनन किया है, आज उनको अपना वोट देकर के आगे बढ़ाने का काम करें। तो जब पीडीए हमारा नारा है तो वो धरातल पे दिख क्यों नहीं रहा है? मदांध लोग आज बच्चन को और रंजन को पीडीए बता रहे हैं और मैं इस धोखाधड़ी में साथ नहीं हूं। आज मुसलमान समाज जो है सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध होकर के समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और जब उनको भागीदारी देने की बात आती है तो वो उस चित्र से ही गायब है, उस लिस्ट से ही गायब है। तो इस अन्याय के खिलाफ मेरी आवाज है। ये मैं पीडीए को मानने वाली हूं और अगर पीडीए को प्रतिनिधित्व मिलता तो मैं वोट करती। मेरी समझ में पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान समाज है जिसका प्रतिनिधित्व नहीं है और इस धोखे में मैं शामिल नहीं हूं। पल्लवी पटेल ने सवाल उठाए तो डैमेज कंट्रोल के लिए अखिलेश खुद सामने आए। उन्होंने कहा कि पीडीए की लड़ाई लंबी है, इसमें सारे लोगों का साथ चाहिए, इसलिए उन्होंने सोच समझकर राज्यसभा के उम्मीदवार तय किए हैं। अभी बहुत से चुनाव बाकी हैं, उनमें सारे वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अखिलेश ने कहा कि वो पल्लवी पटेल से बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। जहां तक हमारे सहयोगी दल की बात है, मैं उम्मीद करता हूं कि पीडीए की लड़ाई को वो मजबूत करेंगे। और जहां तक पार्टी के निर्णय का सवाल है, आने वाले समय में तमाम सीटें आ रही हैं। अभी तो एमएलसी आना है, फिर राज्यसभा आना है, फिर एमएलसी आना है। तो ये पीडीए की लड़ाई कहाँ कमजोर हो रही है? पीडीए का साथ आना, पीडीए के साथ सबको एक साथ लग जाना, ये बड़ी लड़ाई है और ये बड़ी लड़ाई कोई आसानी से नहीं जीती जा सकती है। बड़ी लड़ाई में बहुत लोगों का साथ चाहिए। इस पे पार्टी के अंदर बातचीत हो जाएगी और उसका समाधान भी निकल जाएगा। अखिलेश यादव को अगर चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना है तो उन्हें अपने मुस्लिम यादव वोट बैंक को ही बढ़ाना होगा। कुछ नई जातियों में अपनी पार्टी की पैठ बढ़ानी होगी। लेकिन कल जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी महासचिव पद से इस्तीफा दिया और आज पल्लवी पटेल जो तेवर दिखा रही हैं, उससे तो साफ है कि लोकसभा चुनाव उनके लिए इतना आसान साबित नहीं होने जा रहा है। जयंत चौधरी पहले ही साथ छोड़ चुके हैं। कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर तनाव है। अखिलेश के पास वक्त बहुत कम बचा है और काम बहुत बचा है।